स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का सेकंड चैप्टर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 6 to 9th क्लास तक अभी फ़िलहाल सारे चैप्टर्स बना रही हूँ। अगर आप लोग कोई भी क्लास के हैं, 6th के हैं, 7th के हैं, 8th के हैं या 9th के हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स से वीडियोज़ हैं उसमें। साथ ही प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपको वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। इस वीडियो का पैटर्न भी बाकी सारी वीडियोस की तरह ही रहेगा कि पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आंसर्स मैं आपको लिख के बताऊंगी ताकि अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं और अगर लर्न करना चाहें तो लर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये आपका चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसमें हम छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। लैंड यानी ज़मीन, सॉइल यानी मिट्टी, वाटर यानी पानी, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति यानी वो पौधे जो कुदरती तौर पर निकल आते हैं, ऑटोमेटिकली निकल आते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे यानी कि जो आपकी जंगली ज़िंदगी है यानी एनिमल्स वगैरह है उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक रिसोर्सेज के तौर पर काम करती हैं, तो इसके बारे में हम ऑल ओवर पढ़ेंगे। अच्छा, रिसोर्सेज क्या है, कैसे होते हैं, किन को रिसोर्स कहेंगे, कौन रिसोर्सेज हैं, कौन से रिन्यूएबल है, कौन से नॉन रिन्यूएबल है, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने देख रखा है फर्स्ट चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके फर्स्ट चैप्टर को देख सकते हैं, उसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है। 2 अलग अलग बच्चे हैं जो अलग अलग जगह रहते हैं। एक बच्ची जो है वो अफ्रीका में रहती है, जबकि दूसरा जो बच्चा पीटर है वो आपका कहाँ रहता है, न्यूजीलैंड में रहता है। ठीक है। अब दोनों की जो लाइफ स्टाइल है, दोनों की जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं या कैसी उनकी ज़िंदगी कट रही है, दोनों में बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आगे है या कितनी पीछे है। आप सब जानते हैं कि जो आपका अफ्रीका है वो अभी डेवलपिंग कंट्री नहीं है ना, वो अभी डेवलप हो रहा है। ठीक। जबकि अगर आप बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड आपका एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ अच्छी और इजीली अवेलेबल है और यहाँ का जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा पहाड़ वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं है, थोड़ा सा प्लेन रुख लिए हुए है ना। तो इसलिए आप पढ़ेंगे जब एग्जाम्पल को तो आपको पता चलेगा कि इस बच्ची को अफ्रीका में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। पानी लेने दूर जाना पड़ रहा है, क्यों, गर्म है ना। क्योंकि जब ज़मीन गर्म है, रेतीली है, तो वहाँ खेती बाड़ी भी अच्छी नहीं होगी। जब खेती बाड़ी नहीं होगी तो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो होती है यानी कि जो आपके कुदरती पौधे होते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। तो आप जो पशु हैं उनको चराया भी नहीं जा सकता, है ना। तो इस बच्ची को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वहीं आपका पीटर जो है वो बड़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ वो रहता है वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, वहाँ पे आराम से उसकी घर की खेती भी होती है। उसके जो पेट्स हैं वो उन्हें भी आसानी से चला पाता है, पूरे में खिला पाता है ना। तो यही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है और इसको जो एक पैराग्राफ में डिफाइन किया गया है वो यहाँ लिखा हुआ है कि माम्बा और पीटर जो 2 बच्चे हैं स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दोनों अलग अलग पार्ट में रहते हैं दुनिया के, विश्व के, एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ, और दोनों अलग अलग और बहुत ज़्यादा अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। दिस डिफरेंस, अब ये जो डिफरेंस आया है, जो इनके पीछे भिन्नता आई है, इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, और ये जो है किसके कारण है, क्वालिटी ऑफ लैंड के कारण है, सॉइल के कारण है, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा ये देखिए ऊपर की सारी चीज़ें जो है वो कुदरती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमन मेड है ना। इन सब कारणों की वजह से दोनों की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक तरह से आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश की गई है कि वाटर, लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, ये सब हमारी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट को, यानी लैंड। लैंड माने ज़मीन। तो आप सब जानते हैं लैंड क्या होती है। लैंड ज़मीन है जो अलग अलग तरह से काम आती है ना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर जो है, मतलब पृथ्वी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो एरिया जो पानी का है और दूसरा वो एरिया जो ज़मीन का है। ठीक है।
अब क्या है, ज़मीन के हिस्से में हम सब चीज़ें ले सकते हैं, पहाड़ और जो आपके बड़े बड़े रेतीले मैदान हैं, है ना, रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं, या जो बिल्कुल समतल इलाका है वो, या गहरी गहरी खाई जो है, सब चीज़ें ज़मीन में आ जाती है। ठीक है, तो लैंड जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही सारी चीज़ें आ गई कि एक लैंड जो है वो किस किस काम आता है। तो देखिए आप जानते हैं लैंड के ऊपर हम लोग रहते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिसेज, खेती करते हैं, ये सारी चीज़ें, और सड़क बनाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में आती हैं, लैंड में आती हैं। ठीक, अब बात करते हैं यूज़ ऑफ लैंड। लैंड के इस्तेमाल क्या हो सकते हैं, लैंड यूज़, है ना, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो आप जानते हैं कि लैंड को हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, माइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग हाउस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रोड सेटअप, ये सारी चीज़ें, सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज़, है ना, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग लैंड यूज़ भी कहते हैं। अब बात आती है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या होता है, एक पॉइंट आपका ये आ जाता है कि जो ज़मीन है वो किस हिसाब से होती है। तो ये आपको बता दें कि ज़मीन जो है उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कि वहाँ मिट्टी कैसी है ना, क्लाइमेट कैसा है, ज़मीन के अंदर पोषक तत्व कितने हैं, ठीक है, और उसके अंदर पानी की उपलब्धता कितनी है, कितना उसके अंदर पानी, आप लोगों को पता है ना, अंडरग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग ज़मीन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो प्रॉपर्टी होती है जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट लैंड होता है। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो आपकी कम्युनिटी लैंड होता है। ठीक है, प्राइवेट लैंड कौन सा होता है, प्राइवेट लैंड का मतलब होता है जैसे मेरा अपना घर, तो वो मेरा प्राइवेट है। ठीक है, या मेरी दादी का घर, तो वो मेरी दादी का है। ठीक है, वो उनका प्राइवेट है, वहाँ कोई और आके नहीं कह सकता कि ये उनका घर है और आप यहाँ से निकलो। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप बात करें पार्क की, स्कूल की, है ना, या समुदाय भवन जो होते हैं, कम्युनिटी से हॉल्स जो होते हैं उनकी, तो वो सबके होते हैं, वो किसी एक का पर्टिकुलर का नहीं होता। भाई क्या आपके एरिया में जो पार्क है वहाँ से कोई आपको भगा देता है कि यहाँ से जाइए ये मेरा है, नहीं करता ना ऐसा, क्यों, क्योंकि वो सबका होता है। ठीक है, तो जो कम्युनिटी लैंड होता है उसको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। जनरली ऐसे होते हैं, ये या तो सरकार के अंडर में आते हैं या फिर ये नेचुरली होते हैं, जैसे कि आपके बड़े बड़े जंगल हो गए, नदी नहर नाले हो गए, तो ये किसी के पर्टिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है, बस इसके अलावा यहाँ पे अब हमें और कुछ नहीं पढ़ना है। ये देखिए अब अच्छा एक प्रॉब्लम ये भी है कि आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो पहले जो ज़मीन पूरी तरह से गांव हुआ करती थी, अच्छी बड़ी खेती हुआ करती थी जिस ज़मीन में, आज वो धीरे धीरे डेवलप होती है और इतनी डेवलप्ड हो जाती है कि वो पूरी तरह से एक पूरा अच्छा सा शहर का रूप धारण कर लेती है ना। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये डेवलपमेंट हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, रहने की जगह कम पड़ रही है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे चेंज आने लगता है। ठीक है, ज़मीन का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होने लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं ज़मीन को बचाने की। तो देखिए क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी, भाई रहना भी तो है, उन्हें रहना है, उन्हें बिज़नेस करने हैं और ऑफिसेस बनाने हैं, फिर उसके अलावा खेती बाड़ी भी उन्हें करनी है अगर वो मतलब गांव के लोग हैं तो अब क्या होता है, उसके लिए ज़मीन कम पड़ने लगती है ना। तो इसलिए अब हमें ऐसे इसका ना सावधानी से उपयोग करना चाहिए, दिमाग लगा के उपयोग करना चाहिए कि भाई इसका हम उपयोग भी कर लें और इसमें कोई ख़राबी भी ना हो, है ना। इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग इन सब चीज़ों को करने के लिए जो बड़े बड़े जंगल हैं जहाँ पे अभी तक कोई नहीं रहता था, उन्हें काट के ना आबादी वाले एरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम ऐसे जंगलों को काटना शुरू करते हैं तो उससे हमारे ऊपर आफतें आने लगती हैं, जैसे कि आपका क्या होने लगता है, ज़मीन खिसकने लगती है ना। डिग्रेडेशन करते हैं ना, पहले हम लोग ज़मीन को जैसे ही ख़राब करना शुरू करते हैं उससे क्या होता है, अफॉरेस्टेशन हो जाता है, यानी जंगल कटने लगते हैं, लैंड डिकम्बिनेशन हो जाता है, यानी ज़मीन खिसकने लगती है ना। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, या फिर जैसे आपका ये सब रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है पेड़ों का काटना। क्योंकि जब हम पेड़ देखिए, पेड़ जो हमें दिख रहे हैं ना, एक चीज़ है वो, लेकिन वो हमें हेल्प जो है ना 100 तरह से करते हैं। जैसे अब मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, अब क्या होता है, पेड़ के अंदर जो ये जड़ें होती है ना,
ये जड़ें क्या काम करती है, ज़मीन के ऊपर जो पानी होता है बारिश का उसको अब्जॉर्ब करके अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाती है। तो देखिए एक काम हुआ। इसके बाद ये जड़ें क्या काम करती हैं, इधर से पानी कुछ फ्लो होता हुआ आ रहा है स्पीड में, ये ज़मीन के ऊपर की जो मिट्टी है वो बह जाएगी, ठीक। लेकिन जब पेड़ होता है तो पेड़ उस मिट्टी को रोक लेगा और इधर निकलते निकलते सिर्फ पानी बचेगा। तो इस तरह से बहुत हेल्प करते हैं पेड़, हम लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तभी ये सब चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर का नाम था लैंड, इसमें अब हमने लैंड कंप्लीट हो गया। अब हम सॉइल, वाटर और इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में, यानी मिट्टी क्या होती है। तो देखिए आप जैसे कि जानते हैं ज़मीन की सबसे ऊपरी लेयर जो है, ठीक है, उसको जो बहुत पतली सी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे मिनरल्स और ऑर्गेनिज से मिलके बनती है ना। इसके ऊपर हम खेती करते हैं, ये सारी चीज़। अच्छा, ये आपको एक केस स्टडी दी गई है, ये आप लोग खुद पढ़ लेंगे, कुछ नहीं है इसमें। ये केस स्टडी में ये है कि आपका जो ज़मीन है वो किस तरह से खिसकती है, भू संकलन कैसे आता है उसके बारे में है, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ेंगे। अब देखिए ये मिट्टी की आपको लेयर्स के बारे में बता रहा है। ये पेरेंट रॉक्स हो जाते हैं, उससे ऊपर जो होता है ये वेदर रॉक मटेरियल होता है, उसके ऊपर आपके सब सॉइल विद सैंड होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो आपका एरिया होता है वो टॉप सॉइल कहलाता है, जिसके ऊपर वेजिटेशन होती है, यानी खेती बाड़ी की जाती है। अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अब आपका यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में बताया गया, यानी वो कारक जो मिट्टी को बनने में मदद करते हैं, ठीक है। तो मिट्टी को बनने में अब यहाँ लिखा है ना, एक लंबे समय के बाद जो है मिट्टी दोबारा से बन जाती है कुदरती तौर पर, ठीक है। तो उसके रीज़न क्या है, देखिए सबसे पहले उसका क्लाइमेट के टेम्परेचर कैसा होगा, टाइम लेती है, टाइम टेकिंग होती है वो, है ना। उसके अलावा जो उसके जो डेड बॉडीज़ होती है एनिमल्स की या ह्यूमंस की, और इसके अलावा आपके छोटे छोटे कीड़े होते हैं मिट्टी के अंदर, वो सब मिलके भी मिट्टी को जो है दोबारा से उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ रिलीफ के जो मिट्टी है उसको थोड़ी देर हमें आराम देना चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब लगातार कॉन्टीन्यूसली उसी जगह पे खेती करने से मिट्टी जो है वो ख़राब होने लगती है। तो ये सारे कारण जो है, पेरेंट रॉक ये जो है गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से अपने आप को ढीला करता है और टूटता है महीन महीन। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपको। इसे डिटेल स्टडी आप लोग बाद में पढ़ेंगे जब आप आगे जाएंगे। फ़िलहाल आपको बस ये पॉइंट्स याद करना है, तो आप इन्हें लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका आता है डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल एंड द कंजर्वेशन मेजरमेंट। अब बोलते हैं कि देखिए अब क्या है, मिट्टी जो है वो ख़राब हो रही है ना। तो इसका कारण क्या है, अब उसके बाद उसे हम बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको कारण ये है कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। ज़मीन की जो ऊपरी लेयर है वो ख़राब होती जा रही है, इसका कारण क्या है, पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग, हद से ज़्यादा चराना किसी जानवर को वहाँ पे, ठीक है। ओवर यूज़, हद से ज़्यादा केमिकल जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स है उनका हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारी खेती अच्छी रहे। रेन वॉश, बारिश भी हद से ज़्यादा हो जाती है कभी कभार, और फिर लैंडस्लाइड आती है बारिश की वजह से, मिट्टी ढीली पड़ जाती है। पेड़ तो है नहीं जो मिट्टी को कसा रख सके। जब पेड़ नहीं है, बारिश अधिक होती है तो आपकी मिट्टी जो है वो टूट जाती है और लैंडस्लाइड आ जाता है। इसी के साथ पानी जब भर जाएगा, अधिक मात्रा में हो जाएगा, पेड़ है नहीं जो उसे रोके, तो फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मिट्टी को ख़राब कर रही हैं, उसकी ऊपरी जो उपजाऊ लेयर है उसको ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन इसका सबसे बड़ा कारण है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, मृदा अपरदन, के हवा से, पानी से जो मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है वो उड़ के या बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो बंजर बन जाती है, रेत जैसी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके तहत हम लोग जो है मिट्टी को बचा सकते हैं, उसको गिरने से बचा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया है कि आप अच्छे से अच्छे पेड़ लगाएं। नंबर 2 में आपको दिया है काउंटरिंग आपका जो प्रेसिंग है इसके बारे में। तो इसका क्या है, ये आपकी खेती जो है सीढ़ी नुमा खेतियाँ करना, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको बताई गई हैं। अलग अलग इलाकों में हम मिट्टी को अलग अलग तरह से रोक सकते हैं सॉइल इरोजन को, ठीक है। तो उसको अलग बता रहे हैं, कॉन्टूर बैरीज बनाना, रॉक डैम बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर ये शेल्टर बेल्ट्स बनाना, इसका क्या काम होता है कि इसके ये अब जैसे ये ज़मीन है, इधर का एरिया अलग है, यहाँ पे नमी वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा वाला एरिया है। तो अब इधर से गर्म हवाएं आके इसको ख़राब ना कर दे तो हम यहाँ पे इस तरह से पेड़ लगा लेते हैं, तो ये शील्ड का काम करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे तरीक़े दिए गए हैं, आप इन सबको पढ़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, बस यही है कि हम मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं। अब देखिए यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल करके भी आपको दिखा दिया है कि अगर आप एक बॉक्स में मिट्टी लें और उसमें पानी डालें, सारी मिट्टी बह जाएगी पानी के साथ, लेकिन वहीं अगर आप उस बॉक्स में पेड़ भी लगा देते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पानी बहेगा, मिट्टी रुकी रहेगी। इसका कारण यही है कि पेड़ जो है उसे रोक के रखते हैं। तो इस तरह से अब आपका मिट्टी के बारे में कंप्लीट होता है। अभी हमने ज़मीन के बारे में पढ़ा, फिर हमने मिट्टी के बारे में जाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है पानी से रिलेटेड कि पानी क्या है। तो आप सब जानते हैं कि पानी जो है हमारी जो पृथ्वी है वो उसका 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जबकि आपका 1/4 हिस्सा जो है वो आपका ज़मीन से ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या 3/4 हिस्सा जो हमारा पानी का है वो सब पीने लायक है? ऐसा नहीं है ना। अच्छा, आपका क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि वाटर प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो अर्थ को ही कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर ही सिर्फ पानी है। ठीक है, अच्छा अब आपको बता दें कि जो पानी है वो सिर्फ पानी की फॉर्म में नहीं है, वो कहीं कहीं हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत, बर्फीले पर्वतों की फॉर्म में भी है ना। आप नीचे चले जाएं, अंटार्कटिका वाला जो एरिया है वो पूरा जमा हुआ है, या रिवर्स है आपकी, ये बड़ी बड़ी समुद्र है, इन सब में पानी मौजूद है। ठीक, लेकिन वो पानी सारा पीने लायक नहीं है, वो सारा पानी आपका खारा है, उसे हम नहीं पी सकते, सॉल्टी वाटर है वो। ठीक है, तो जो आपका मेन पानी है जिसे हम पीते हैं वो बहुत कम है, इसीलिए पानी को हम बोलते हैं कि बहुत प्रीशियस है ये, इसको ख़राब ना करें। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है, इसमें और कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग इसे पढ़ेंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे दी गई है कि एक आदमी दिन में कितना पानी यूज़ करता है। तो 3 लीटर पीने में, 4 लीटर खाना पकाने में, नहाने में 20 लीटर, उसके बाद जब हम वॉशरूम जाते हैं तो फ्लशिंग वगैरह करते हैं उसके लिए भी 40 लीटर पानी यूज़ करते हैं एक इंसान एक दिन में। वॉशिंग क्लोथ्स और उसके बाद अंडरवेयर्स को वॉश करना, बर्तनों को धोना, गार्डनिंग करना, ऑल ओवर मिला के एक इंसान 150 लीटर पानी को खर्च करता है एक दिन में। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब वाटर की एबिलिटी के ऊपर, अवेलेबिलिटी जो है यानी कि वो उसकी जो उपलब्धता है उसके ऊपर क्या क्या परेशानियाँ हैं, तो आप जानते हैं कि उपलब्धता में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। कहीं पे वो पानी जमा हुआ है, कहीं पे पानी ऐसा है जहाँ पे गाँव तक पहुँच नहीं सकता, रास्ता ख़राब है ना। तो या फिर अगर उसे गांव तक पहुंचाना है तो वहां तक जाने के लिए उसे खारे पानी से जुड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी होती हैं, वो आपको यहाँ दे दी गई हैं। अब उसके बाद आपसे बोलते हैं कि हम पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि पानी का जो यूज़ है वो हम लोग ठीक है करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से करें। और आजकल जब इतने मतलब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जागरूकता के वो लेकर, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं जगह जगह पे, एनजीओज़ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर हम लोग को तो काफ़ी चीज़ें पता हो चुकी है। लेकिन अगर हम फिर भी एक जर्नल पॉइंट को देखें तो आपको पता है कि लोग कूड़ा कबाड़ा लाके नदियों में फेंक देते हैं, नदियों के किनारे खड़े होकर कपड़े धोते हैं, या फिर जो उनके एनिमल्स हैं उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं नदियों में नहाने के लिए, है ना। मज़हबी चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसको हम लोग ले जाके नदियों में थ्रो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पानी को गंदा कर रही है। बस इन सब चीज़ों को ही हम लेवल पे ले आए, और लोग क्या करते हैं, केमिकल्स फैक्ट्री जो होती है उनसे निकलने वाला वेस्ट है वो भी डायरेक्ट नदी में ही डंप कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी नदी को ख़राब कर रही हैं। ठीक, अब इन सबको अगर हम सही जगह पे कर ले कि भाई केमिकल को हम उसमें नहीं डालेंगे, उसको हम प्योरीफाई करके अलग डंप करेंगे, या एनिमल्स को नहलाने के लिए हम अलग से गड्ढा खोदेंगे, उसमें एनिमल्स को नहलाएंगे, उसके बाद उस गड्ढे को बंद कर देंगे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जिसे हम कर सकते हैं और अपने पानी को बचा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पानी है उसके यूज़ेस को भी कम कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपने गाड़ी को धोया तो उसके पानी को वेस्ट ना करें, क्या करें, उसको ले जाके गार्डन में डाल दें, है ना। या बारिश का जो पानी होता है उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि बारिश का पानी जो है उसको रोक ले। जैसे राजस्थान वगैरह जो एरिया है ना जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और पानी की भी बहुत किल्लत रहती है, बहुत कमी रहती है, तो वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, वहाँ के लोग यही करते हैं, बहुत बड़े बड़े ना छत के ऊपर टैंकार्स बना लेते हैं। उस टैंकार्स में क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो उसका मुँह खोल देते हैं वो, ठीक है। और उसका मुंह खोलने के बाद वो क्या काम करते हैं, उसकी अलग अलग पाइप की फिटिंग कर लेते हैं। कुछ पाइप की फिटिंग अंडरग्राउंड कर देते हैं कि वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा सके, ठीक है। कुछ वो अलग से सेव करके रख लेते हैं अपने पास के गाड़ी धोने या धुलाई करने, घर की जो वॉशिंग करते हैं उन सब के लिए, और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो है ना अच्छी बात। तो इस तरह से हम लोग भी बचा सकते हैं।
तो अब हमने लैंड के बारे में भी जान लिया, सॉइल के बारे में भी जान लिया और वाटर के बारे में भी जान लिया। अब हम बात करते हैं नेचर, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, नेचुरल का मतलब यही होता है कि वो चीज़ जो कुदरती तौर पर हमें मिले, जिसमें कोई भी तरह की कोई भी मिलावट ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा बारिश के बाद आपके घर की छत पे, टंकी के किनारे बहुत सारे पेड़ निकल आते हैं, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो वो क्या है, वहाँ पे हम कोई बीज लगाते नहीं ना, वो अपने आप निकलते हैं, ठीक है। इसे ही नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। या बड़े बड़े जंगल जो होते हैं वहाँ तो हम नहीं जा रहे उसकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, और वाइल्ड लाइफ यानी कि जो आपकी जंगली ज़िंदगी है, वो एक नैरो जोन में एग्जिस्ट करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जहाँ पे लिथोस्फीयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो और एटमॉस्फेयर भी हो। यानी कि लिथोस्फीयर का मतलब क्या है, ज़मीन भी हो, हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है, पानी भी हो, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है कि वहाँ का मौसम, जलवायु जो है वो भी अच्छी हो, ठीक है। तभी तो जाके एक बायोस्फीयर बनता है। ये आप देखेंगे, आपको मैंने शायद 7th क्लास में या 6th क्लास में पढ़ाया है, आप उसे देख लेंगे, वहाँ पे भी इसको बहुत डिटेल में समझाया है कि है क्या ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जहाँ ये सब रहते हैं उस एरिया को, जहाँ आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और आपका क्या नाम है, एटमॉस्फेयर, तीनों मिलते हैं, उस जगह को, ये छोटी सी जगह बनती है, इसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, आप ध्यान रखेंगे कि बायोस्फीयर किसे कहा जाता है। इसके बाद ये आपका अगला है कि जो ये जानदार चीज़ें हैं, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। किसके लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और यही जो सपोर्टिंग सिस्टम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब कैसे है ये जान लीजिए आप लोग। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ की ये जड़ें हैं। अब जड़ों ने ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिशन लिया, पेड़ को बड़ा किया, पेड़ बड़ा हुआ तो पेड़ क्या करेगा, पेड़ को इंसान या जानवर खाएंगे। उसके बाद वो पेड़ का न्यूट्रिशन इंसानों और जानवरों के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, इंसान या जानवर जब मरेंगे तो वो ज़मीन के अंदर ही दफनाए जाते हैं। फिर क्या होता है, जब वो उनको दफन कर दिया गया तो उनके अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो मिट्टी के अंदर आ गया। फिर वही न्यूट्रिशन क्या किया, मिट्टी ने पेड़ को दिया, पेड़ से फिर इंसान और जानवर खाए, तो इस तरह से एक चक्र चलता है। चलिए, ये तो बहुत गहरी बात हो गई, आप सिंपल से तौर पे समझिए। पेड़ है, पेड़ ने हमें क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, ठीक है। अगर पेड़ हमें ऑक्सीजन ना दे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अब हमने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ ना करें तो क्या पेड़ जीवित रह पाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं मिलेगी तो वो खाना कैसे बनाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें चाहे दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे डायरेक्ट वे हो चाहे इनडायरेक्ट वे हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी इसका जो वितरण है वो अलग अलग है कि एक समान है। तो देखिए, आप इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल पक्का रखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन जो है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब जगह अलग अलग है। और उसका रीज़न ये है कि जहाँ का जैसा एरिया है, जहाँ पे जैसे मतलब आपकी जलवायु है, वहाँ पे वैसी चीज़ आपको मिलेगी। हम इंडिया की बात करते हैं तो अगर आप इंडिया में कश्मीर चले जाते हैं तो वहाँ आपको पहाड़ी इलाका मिलेगा। तो जब पहाड़ी इलाका होगा तो वहाँ बर्फ़ है, ठंडा मौसम है, तो वहाँ आपको हर जगह पे खेती बाड़ी नहीं मिल सकती। वहाँ जो पेड़ मिलेंगे वो आपके इस तरह से ट्रायंगल शेप में होंगे, क्रिसमस ट्री जैसे, ठीक है। वहाँ जो आपको एनिमल्स मिलेंगे, जो जानवर मिलेंगे, वो लंबे लंबे बालों वाले मिलेंगे, ताकि वो सर्दी को अच्छे से अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर सकें, समझ रहे हैं, सर्दी के मौसम में सर्वाइव कर सकें। इसी तरह से अगर आप रेगिस्तान वाले इलाके में आ जाइए तो वो बहुत सूखा इलाका है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ, तो वहाँ आपको हर जगह खेती बाड़ी नहीं मिलेगी। वहाँ आपको कैसे मिलेंगे, इस तरह से सूखी सूखी झाड़ियाँ मिलेंगी, कैक्टस, कांटेदार पेड़ पौधे मिलेंगे, ठीक है, क्यों, ताकि वो कम पानी में सर्वाइव कर सकें। आपको एनिमल्स कैसे मिलेंगे, वहाँ आपको रेंगने वाले एनिमल्स मिलेंगे, क्यों, ताकि वो बिना पानी के जी सकें, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ आपको बताई गई है कि जैसे एरिया होता है उसी हिसाब से वहाँ पे बात की जाती है, उसी हिसाब से वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, उसी हिसाब से वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, और उसी हिसाब से ही वहाँ की आबादी भी होती है, जनसंख्या भी उसी के ऊपर ही डिपेंड करती है, पॉपुलेशन उसी पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। अब उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को हम उसे संरक्षित कैसे कर सकते हैं, तो आप सिंपल जानते हैं, पेड़ों को कम काटें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, यही सारी एक्टिविटीज़ है जिसके ज़रिए हम इन सब चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर अब यहाँ कंप्लीट होता है। इन सब के लिए अलग अलग प्रकार के सरकार ने प्रोग्राम्स स्टार्ट करे हैं। आप लोगों से पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो इसके लिए चलाए गए हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे।
अब आपकी बारी आती है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिर आपको टिक मार्क दिए गए हैं। इसके अलावा मैचिंग के बाद आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। तो ये शुरू के चारों क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। लास्ट का जो आपका एक्टिविटी वाला 5वां क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये आप लोग खुद से करेंगे अगर आपके टीचर्स कहते हैं। अदरवाइज इसे आप स्किप कर देंगे। ये आपके ना पेपर में आता है और ना ही इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ऊपर के जो 4 क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आंसर शीट पे, और उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो पहला लिखा है, विच आर द 2 मेन क्लाइमेट्स फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी के बनने के लिए अलग अलग तरह के फैक्टर्स चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उसके 2 कौन कौन से टाइप है। तो नंबर 1 टेम्परेचर, दूसरा है रेनफॉल, यानी कि वहाँ की जलवायु कैसे रहने वाली है, टेम्परेचर कैसा होने वाला है, और उसके अलावा वहाँ पे बारिश कितनी होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आता है, राइट एनी 2 रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे, यानी कि आज जो ज़मीन बेकार होती जा रही है, ख़राब हो रही है, उसके 2 कारण क्या क्या है। तो देखिए, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद क्या है, इनडिस्क्रिमिनेटिंग केमिकल यूज, हम हद से ज़्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं ना, नेचुरली चीज़ें हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो लैंड है वो ख़राब हो रहा है, उसके ऊपर की जो उपजाऊ परत है वो हटती जा रही है। अगला क्वेश्चन लिखा है, वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब ये बताना है आपको कि जो ज़मीन है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है, कैसे है। तो आप जानते हैं कि ज़मीन के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। ज़मीन ही एक ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर हम हर तरह का काम करते हैं। देखिए, ह्यूमन के लिए वेरियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर है ना, फॉरेस्टिंग, उसके बाद माइनिंग करना, बिल्डिंग हाउस, घरों का बनाना, रोड्स बनाना या इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना, ये सारी चीज़ें इसके काम में आती हैं। इसलिए लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेम एनी 2 स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आपको 2 ऐसे प्रोग्राम्स के नाम बताने हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं पेड़ों को और एनिमल्स को बचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 में आपने लिखा है कि उसने एक नेशनल पार्क बनाया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं, बायोस्फीयर्स आपके रिसीव प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बनाए हैं, जिसमें आपका एक एग्जाम्पल नेशनल पार्क इन असम है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने जो आप जानवरों को मारते हैं, लायन, डियर, टाइगर एंड ग्रेट इंडिया बेडस्ट्री एंड पिकॉक, यानी कि जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े सरमाए हैं उसमें से मारते हैं जो चीज़ों को, उन सबको इन्होंने मना कर दिया है, बैन लगा दिया है कि आप उसे नहीं मार सकते। इसके अलावा सख्ती से जुर्माना कर दिया है उसके लिए कि अगर आप पेड़ों को या जानवरों को मारते हैं अपनी बिज़नेस के लिए, तो उसके ऊपर आपके जुर्माना कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका इन्होंने बताया है। इसके लिए उन्होंने एक एक्ट जो निकाला था वो है एनिमल प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका इन्होंने इस तरह से कर दिया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है आपका अगला क्वेश्चन, सजेस्ट 3 वे टू कंजर्व वाटर। पानी को बचाने के 3 प्रकार क्या हो सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को रोकें, उसे सेव करें, है ना। इसके अलावा जो आपका पानी रिसता है, लीक होता है, इन सब चीज़ों को रोकें, है ना। पानी को जो हम बेकार में ऐसे ही यूज़ कर वेस्ट करते हैं उसको रोकें। इन सब चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज़ नॉट फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है। देखिए, टाइम उसका फैक्टर है, सॉइल टेक्सचर ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो बस यही इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉइल टेक्सचर। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टेप स्लोप। ठीक है, अब यानी कि आपकी जो ढाल वाली चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम कौन सा ऐसा मेथड अपनाते हैं कि सॉइल इरोजन को हम रोक सकें। तो आपको ये बताया था ट्रेसिंग कैल्विस्ट्रिस को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेप वाली मतलब सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है या सॉइल इरोजन जो है वो बच जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो आपको पता है डिस्पोजल, पॉली बैग को आफ्टर शॉपिंग उसको डिस्पोज कर देना, ठीक है, ये इसका कोई भी करेक्टर नहीं है। नेक्स्ट आपको मैचिंग दी गई है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको मैचिंग के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग इसके आंसर देखते हैं।
तो देखिए ये आपके सामने आंसर है। लैंड यूज़ का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, यानी कि एक तरीके से इस्तेमाल करना। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट ऑन टॉप सॉइल, ठीक है। रॉक डिमांड्स का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट सॉइल इरोजन। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एरेबल लैंड, तो लिखा है लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे, आपके मैचिंग्स हो गए। इसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेटमेंट दी गई है, ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद आपसे यहाँ कहा गया है कि अगर वो ट्रू है तो उसका आपको रीज़न बताना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। पहला आपको क्वेश्चन लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीज़न, तो ये ट्रू होगा। उसका रीज़न ये होगा, मैं आपको अभी आंसर भी दिखा दूंगी, फिलहाल मैं वर्बली बता रही हूँ आपको। तो ये बोलते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है वहाँ पे हद से ज़्यादा आबादी है, तो जी बिल्कुल ठीक है ये। इसका रीज़न ये है कि जो आपके नदी के किनारे के एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, और पहले ज़माने में भी और अब भी लोगों को बसने के लिए, एक जगह पे रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। नंबर 1 कि उन्हें अच्छी सी ज़मीन मिल जाए ताकि वो खाना पीना कर सके, खेती बाड़ी कर सके, उनके एनिमल्स जो है उनको चरा सके। इसके अलावा उन्हें पानी मिल जाए, और नंबर 3 उनको रहने की जगह मिल जाए, ठीक है। तो अब जो नदी का किनारा होता है वहाँ पानी आसानी से अवेलेबल होता है, रह तो इंसान कहीं भी सकता है, और इसके अलावा जो उसके इर्द गिर्द का एरिया होता है वो बहुत अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है। तो इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन वाला एरिया है यहाँ पे ज़िंदगी बहुत आसान होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन मिलता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वाटर एबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइंस, तो बोलते हैं कि जो पानी की उपलब्धता थी एक इंसान के ऊपर हिंदुस्तान में वो अब कम होती जा रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आबादी बढ़ती जा रही है और पानी हमारे पास कम होता जा रहा है। देखिए जो आपका तीसरा है रोज ऑफ ट्री प्लांट इन द कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट इज़ द इंटरक्रॉपिंग, तो ये आपका गलत है, ये इंटरक्रॉपिंग नहीं कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना शेल्टर बेड्स करके, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज द क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, तो बोलते हैं कि इंसान जो अपना हस्तक्षेप कर रहा है क्लाइमेट में, तो क्या ये अच्छा है, इससे वो अपने इकोसिस्टम को सही कर सकता है? तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। अब एक बात बताइए, आपका घर है, आप उसे अच्छे से डेकोरेट करते हैं, आप उसे अच्छे से मेंटेन करते हैं। अब अगर मैं आके उसमें छेड़छाड़ शुरू कर दूँ, आपके एक सामान को उठा के उधर रख दूँ, दूसरी चीज़ को उठा के कहीं और रख दूँ, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कह रहे मैम तो भैया हद कर रही है, मेरा पूरा कमरा इधर से उधर कर दिया मैम ने, है ना। तो क्या होता है बेटा, इसी तरह से ये पूरी चीज़ जो है, ये पूरी जो आपकी पृथ्वी है ये गॉड की है, ठीक है। जो चीज़ जो उसमें गॉड मैनेज कर रहे हैं उसको हमें नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है। गॉड ने बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में दी हैं, आप उनको अच्छा कीजिए, लेकिन जो चीज़ें गॉड ने अपने हाथ में ली हैं आपको उसे नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो गॉड को गुस्सा आएगा, और जब गॉड को गुस्सा आएगा तो फिर गॉड सब चीज़ें ख़राब कर देंगे, है ना। चलिए अब हम इसके आंसर्स को देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा ट्रू है, ठीक है। इसके आगे आपको सारी चीज़ें रीज़न दे दिया गया है। इसके बाद तीसरा आपका फॉल्स है, उसका भी रीज़न यहाँ आपको दे दिया गया है। इसके अलावा चौथा भी आपका फॉल्स है, तो उसका रीज़न भी आपको दे दिया गया है। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।